नमस्कार, अध्ययन कक्ष में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोहलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट की। तो चलिए बिना किसी देरी से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी में आगे बढ़े, हमें पता होना चाहिए कि मोरालिटी यानी नैतिकता क्या होती है। तो यदि हम बात करें मोरालिटी की, सो इट इज आवर एबिलिटी टू लर्न द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग एंड अंडरस्टैंड हाउ टू मेक द राइट चॉइसेस। तो जो मोरालिटी यानी नैतिकता है, ये हमारे सही और गलत के बीच के अंतर को सीखने की एक योग्यता है, एक एबिलिटी है। इसी के साथ हम सही डिसीजन कैसे लें, आपके कौन से डिसीजन, कौन सी चॉइसेस सही है, इन सभी को जानने की योग्यता को, समझने की एबिलिटी को हम क्या कहेंगे? मोरालिटी कहेंगे। अब यदि हम बात करें मोरालिटी शब्द की ओरिजिन की, तो जो मोरालिटी शब्द है, ये लैटिन वर्ड मोरली से लिया गया है और इसका अर्थ होता है मैनर, कैरेक्टर एंड प्रॉपर बिहेवियर। तो आपको याद रखना है कि जो मोरालिटी टर्म है, इसे लैटिन शब्द मोरली से लिया गया है और इसका अर्थ होता है मैनर, कैरेक्टर एंड प्रॉपर बिहेवियर। अब यदि हम बात करें थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट की, तो ये इस बात पर फोकस करती है कि बच्चों में कैसे मोरालिटी और मॉरल रीजनिंग डेवलप होती है। अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जो है कोहलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। आपको याद रखना है कि जो कोहलबर्ग है, इनका पूरा नाम लॉरेंस कोहलबर्ग है और वो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इसी के साथ आपको याद रखना है कि जो कोहलबर्ग थे, वो पियाजे से काफी ज्यादा प्रभावित थे। मतलब कि लॉरेंस कोहलबर्ग से पहले जो जीन पियाजे हैं, इन्होंने भी मॉरल डेवलपमेंट पर काम किया है, ठीक है। और जो पियाजे हैं, इन्होंने मॉरल डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस दी हैं: अनोमी, हिट्रोनॉमी, अथॉरिटी, हिटोनॉमी, रेसिप्रोसिटी, ऑटोनॉमी, अडोलसेंस। तो ये जो 4 स्टेजेस हैं, इन्हें जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था। तो आपको याद रखना है कि जो लॉरेंस कोहलबर्ग थे, वो जीन पियाजे के काम से काफी ज्यादा प्रभावित थे। तो उनसे प्रभावित होकर उन्होंने अपनी मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी को डेवलप किया। जो कोहलबर्ग थे, इनका मानना था कि जो मोरल डेवलपमेंट है, वो कोग्निटिव डेवलपमेंट की तरह एक सीरीज ऑफ स्टेजेस को फॉलो करती है। मतलब कि जो कोहलबर्ग थे, उनका मानना था कि जो मॉरल डेवलपमेंट है, वो स्टेप बाय स्टेप होती है। मतलब कि पहले इंडिविजुअल किसी एक स्टेज में होगा और उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेज में जाएगा। ऐसे स्टेजेस की जो एक सीरीज है, इसमें आपकी मॉरल डेवलपमेंट होती है। और ये किसका कहना था? ये आपका कोहलबर्ग का कहना था। इस थ्योरी के अनुसार जो मॉरल डेवलपमेंट है, वो आपकी 6 स्टेजेस में होती है। और ये जो 6 स्टेजेस हैं, इन्हें 3 लेवल्स में बांटा गया है। और ये 3 लेवल्स हैं: प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। तो आपको याद रखना है कि जो कोहलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी है, उसमें 3 लेवल आ जाते हैं: प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। और हर एक लेवल में आपकी 2 स्टेजेस आती हैं। तो आपके पास टोटल 6 स्टेजेस हैं और 3 लेवल हैं। अब जब कोहलबर्ग अपनी इस थ्योरी को डेवलप कर रहे थे, मतलब कि जब वो मॉरल डेवलपमेंट पर स्टडी कर रहे थे, तो उस समय के दौरान उन्होंने अपने सब्जेक्ट के सामने बहुत से मॉरल डायलेमास रखे थे। मॉरल डायलेमास का मतलब है कि उन्होंने अपने सब्जेक्ट के सामने बहुत सारी सिचुएशंस को प्रेजेंट किया था और फिर अपने सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे थे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि उन्होंने पूछा कि यदि आप इस सिचुएशन में होते तो तब आप क्या करते। तो आपको याद रखना है कि जो मॉरल डायलेमास हैं, वो हमें ये जानने में हेल्प करते हैं कि अभी इंडिविजुअल मॉरल डेवलपमेंट के किस लेवल पर है, किस स्तर पर है। अब यदि हम बात करें कि मॉरल डायलेमास क्या होते हैं, तो लाइफ में कई बार ऐसी सिचुएशंस अराइज हो जाती हैं, ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि हम नहीं समझ पाते कि क्या चीज सही है, क्या गलत है, या फिर मुझे क्या करना चाहिए, क्या चीज नहीं करनी चाहिए। मतलब कि क्या है, डिसीजन लेना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऐसी जो सिचुएशंस होती हैं, इन्हें हम मॉरल डायलेमास कहते हैं। और ऐसी सिचुएशन में जब हम कोई चीज डिसाइड करते हैं, हम कोई डिसीजन लेते हैं, किसी चॉइस को हम चूज करते हैं, तो ये चीजें हमारी मॉरल रीजनिंग को बताती हैं। मतलब कि हमारी मोरालिटी को वो शो करती हैं। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि मॉरल डायलेमास क्या होते हैं। अब जैसे कि हमने अभी बात की थी कि जो कोहलबर्ग थे, जब वो अपनी थ्योरी को डेवलप कर रहे थे, मतलब कि जब वो मॉरल डेवलपमेंट पर स्टडी कर रहे थे, तो उन्होंने अपने सब्जेक्ट के सामने बहुत सारे मॉरल डायलेमास को प्रेजेंट किया था। तो इसी में से एक सबसे फेमस जो डायलेमा था, वो था आपका हिंज डायलेमा, ठीक है। आपको हिंज डायलेमा का नाम याद रखना है। एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं कि जो हिंज डायलेमा है, ये किससे जुड़ा हुआ है।
तो आपको याद रखना है कि जो हिंज डायलेमा है ये आपका लॉरेंस कोहलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी से जुड़ा हुआ है। अब यदि हम बात करें कि जो हिंज डायलेमा है उसमें किस तरह की सिचुएशन को प्रेजेंट किया गया था, तो इसमें कहा गया था कि यूरोप में कोई हिंज नाम का व्यक्ति है, ठीक है, और उसकी जो वाइफ है वो बहुत ज्यादा बीमार है, ठीक है। उसकी जो वाइफ होती है उसको कैंसर होता है और वो लास्ट स्टेज पर होती है, मतलब कि वो मरने की कगार पर होती है। और जो डॉक्टर है वो कहते हैं कि जो आपकी वाइफ है उन्हें सिर्फ एक ही तरह की ड्रग से बचाया जा सकता है, और ये जो दवाई थी, ये जो ड्रग थी, इसे सिर्फ एक ही केमिस्ट बनाता था। अब जो हिंज था वो अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करता था, तो वो किसी भी हालत में अपनी वाइफ को बचाना चाहता था। तो उसने क्या किया, उसने उस दवाई को खरीदने की सोची, ठीक है, और वो केमिस्ट के पास गया और उस दवाई को खरीदना चाहा। अब वो एक ही ऐसा केमिस्ट था जो कि इस दवाई को बनाता था। तो जो केमिस्ट था उसने उसके बहुत ज्यादा पैसे मांगे, ठीक है, मतलब कि उन्होंने उसकी बहुत ज्यादा कीमत मांगी और इतने पैसे हिंज के पास नहीं थे। तो जो हिंज था उसने इस अमाउंट को इकट्ठा करने के लिए बहुत जगह काम किए, बहुत से लोगों से उधार लिया, लेकिन फिर भी वो उस अमाउंट को इकट्ठा नहीं कर पाया। वो केमिस्ट के पास दोबारा गया और उसे समझाने की कोशिश की कि उसकी जो वाइफ है वो बहुत ज्यादा बीमार है और सिर्फ यही दवाई है जो उसकी जान बचा सकती है। उसने केमिस्ट से ये भी कहा कि अभी तक उसने जो अमाउंट इकट्ठा किया है आप उसे ले लीजिए और बाकी का अमाउंट वो बाद में दे देगा। लेकिन जो केमिस्ट था उसने उसकी नहीं मानी और उसे दवाई नहीं दी। अब जो हिंज था वो काफी उदास हो गया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, अपनी वाइफ की जान वो कैसे बचाए। तो ऐसे में उसने डिसीजन लिया कि वो लेबोरेटरी में चुपके से जाएगा और उस ड्रग को वहां से ले लेगा। तो अब जो हिंज था उसने ऐसा ही किया, वो लेबोरेटरी गया, उसने लेबोरेटरी के लॉक वगैरह तोड़े और वहां से ड्रग चुरा ली। तो इस तरह की सिचुएशंस को, इस तरह के मॉरल डायलेमास को कोहलबर्ग ने अपने सब्जेक्ट के सामने रखा और उनसे क्वेश्चन पूछा कि क्या हिंज ने जो किया क्या वो सही था। और ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए कि यदि हिंज अपनी वाइफ से प्यार नहीं करता तो क्या सिचुएशन अलग होती। तो इस तरह के क्वेश्चन जो कोहलबर्ग थे वो अपने सब्जेक्ट से पूछते थे और अपने सब्जेक्ट की मॉरल जजमेंट का वो पता लगाते थे। अब यहाँ पर जो कोहलबर्ग थे उनका गोल ये जानना नहीं था कि जो बच्चा है उसने इसका आंसर सही दिया या फिर गलत दिया। जो कोहलबर्ग थे वो सिर्फ ये जानना चाहते थे कि जो आंसर है इसके पीछे का कारण क्या है, मतलब कि जो बच्चा है, जो सब्जेक्ट है, उसने इस आंसर को क्यों चूज किया है, ठीक है। तो उन्होंने बच्चों के आंसर को एनालाइज किया और उनकी मॉरल जजमेंट के बारे में जानना चाहा। तो जो कोहलबर्ग थे उन्होंने बच्चों के आंसर्स को, यानी जो उनके सब्जेक्ट थे उनके आंसर्स को एनालाइज किया और उनकी जो मॉरल जजमेंट थी उसको समझा। और इसी बेस पर इस मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी को डेवलप किया गया है, जहां पर इन्होंने मॉरल डेवलपमेंट के 3 लेवल दिए हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। और हर एक लेवल में 2 स्टेजेस हैं, तो आपको याद रखना है कि टोटल आपके पास 6 स्टेजेस रहती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लेवल 1 की, जो है प्री कन्वेंशनल लेवल। जो आपका प्री कन्वेंशनल लेवल है इसमें आपके पास स्टेज 1 एंड स्टेज 2 आ जाते हैं। स्टेज 1 है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन और स्टेज 2 है इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन। आपको याद रखना है कि जो प्री कन्वेंशनल लेवल है यहाँ पर बच्चे की एज 10 साल से कम रहती है। अब यहाँ पर बच्चा काफी छोटा है, 10 साल से कम का है, तो यहाँ पर बच्चे की जो सेंस ऑफ मोरालिटी है वो बाहर से कंट्रोल की जाती है, मतलब कि यहाँ पर बच्चे की जो मोरालिटी है उस पर बाह्य कंट्रोल रहता है। इस लेवल में जो बच्चे होते हैं उनके डिसीजन इस बात पर डिपेंड करते हैं कि दूसरों की उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस है और उनके जो डिसीजंस है उनकी आउटकम क्या रहेगी, उनके रिजल्ट क्या रहेंगे। ये जो लेवल है, इस लेवल में जो बच्चे होते हैं वो अथॉरिटी फिगर्स, यानी जो उनके पेरेंट्स होते हैं, टीचर होते हैं, उनके द्वारा जो रूल्स बनाए जाते हैं वो उनको फॉलो करते हैं, उनको मानते हैं, उनको एक्सेप्ट करते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो प्री कन्वेंशनल लेवल है यहाँ पर आपके पास स्टेज 1 और 2 आ जाते हैं और इस लेवल में जो मोरालिटी है वो बाहर से कंट्रोल की जाती है। अब हम बात कर लेते हैं स्टेज 1 की, जो है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। अब जैसे कि नाम से पता चल रहा है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, तो इस स्टेज के दौरान जो बच्चे होते हैं वो रूल्स को फॉलो करते हैं ताकि उनको पनिशमेंट ना मिले, मतलब कि पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए वो रूल्स को ओबे करते हैं, उनको वो फॉलो करते हैं।
अब ये जो स्टेज है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, इस स्टेज के दौरान जो बच्चा है वो सोचता है कि जो रूल्स हैं वो मस्ट है, ठीक है, वो एब्सोल्यूट है और उन्हें हमें फॉलो करना ही होगा, हमें उन्हें ओबे करना ही होगा। और यदि हम रूल्स को ओबे नहीं करेंगे तो उन्हें क्या है, पनिशमेंट दी जाएगी। तो आपको याद रखना है कि जो स्टेज 1 है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, ये कहती है दैट वी मस्ट नीड टू ओबे द रूल्स, ठीक है। मतलब कि हमें रूल्स को फॉलो करना ही होगा और यदि हम रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो हमें क्या है, पनिशमेंट मिलेगी। तो यहाँ पर जो बच्चा है वो पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए रूल्स को ओबे करता है, उनको फॉलो करता है। अब फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे के पेरेंट्स ने उससे कहा है कि खेलने के बाद अपने सारे टॉयज हैं वो इस बॉक्स में रख देने हैं, ठीक है। तो जो बच्चा होगा ये उसके लिए एक एब्सोल्यूट रूल की तरह होगा जिसको कि उसको फॉलो करना होगा। तो वो क्या करेगा, वो खेलने के बाद अपने टॉयज को बॉक्स में रखेगा क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसको पनिशमेंट मिले। तो आपको याद रखना है कि जो फर्स्ट स्टेज है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट वाली, यहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए रूल्स को फॉलो करते हैं और यहाँ पर जो रूल्स होते हैं वो उनको मानते हैं कि वो एब्सोल्यूट है, फिक्स्ड है, हम उनको चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं वो पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए किसी चीज को मानते हैं, उसको ओबे करते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास है स्टेज 2 इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन। जो इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन है इसे हम पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन और सेल्फ इंटरेस्ट एंड रिवॉर्ड ओरिएंटेशन भी कहते हैं। इस स्टेज के दौरान जो बच्चा है वो ये देखना शुरू करेगा कि उसके लिए किसी चीज में क्या छुपा है। मतलब कि यदि वो कोई काम कर रहा है तो उस काम को करने से उसका क्या फायदा है, ठीक है, उसको क्या मिलेगा उस काम को करके। इस स्टेज के दौरान जो बच्चा होता है वो किसी काम को सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि उसे लगता है कि इस काम को करने के पीछे उसके लिए कोई इंसेंटिव है या फिर उसे इस करके कोई फायदा होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कई बार हम छोटे बच्चों को कहते हैं कि यदि आप इस चीज को करोगे तो हम आपको टॉफी देंगे या फिर चॉकलेट देंगे। तो यहाँ पर बच्चा इस काम को सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि इस काम को करके उसे टॉफी या फिर चॉकलेट मिल रही है। इसी के साथ इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन के बारे में आपको याद रखना है कि ये जो स्टेज है इसे हम टिट फॉर टैट स्टेज भी कहते हैं। एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि जो टिट फॉर टैट स्टेज है वो कौन सी है, तो आपको याद रखना है कि आपकी इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन वाली स्टेज है। नेक्स्ट हमारे पास है लेवल 2 कन्वेंशनल लेवल। जो आपका कन्वेंशनल लेवल है इसमें आपके पास स्टेज 3 और स्टेज 4 आ जाते हैं। जो स्टेज 3 है वो है गुड बॉय और गुड गर्ल ओरिएंटेशन और स्टेज 4 है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। जो आपका कन्वेंशनल लेवल है यहाँ पर बच्चे की सेंस ऑफ मोरालिटी पर्सनल और सोसाइटल रिलेशनशिप से जुड़ जाती है। यहाँ पर जो मोरालिटी है, जो नैतिकता है, वो इस चीज पर डिपेंड करती है कि हमारा जो सोसाइटी है, हमारे जो समाज की कन्वेंशंस है सही और गलत को लेके, ठीक है, हमारा जो समाज है वो किस चीज को सही मानता है, किस चीज को वो गलत मानता है, इस चीज से बच्चे की मोरालिटी प्रभावित होती है। इस लेवल के दौरान जो इंडिविजुअल होते हैं वो सोसाइटल रूल्स को, सोसाइटल नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। मतलब कि हमारे जो सामाजिक नियम होते हैं उनको वो मानते हैं और उनको वो फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर पहले हम बात करेंगे स्टेज 3 की, जो है गुड बॉय और गुड गर्ल ओरिएंटेशन। तो यहाँ पर जो इंडिविजुअल होते हैं वो सोशल स्टैंडर्ड के हिसाब से ढलना चाहते हैं, वो दूसरों की नज़र में अच्छा बनना चाहते हैं क्योंकि उन्हें दूसरों के लाइक्स और डिसलाइक से फर्क पड़ता है। इसी के साथ यहाँ पर जो लड़के होते हैं वो गुड बॉय बनना चाहते हैं और जो लड़कियां होती है वो गुड गर्ल बनना चाहती हैं, ठीक है। वो क्या है, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से जीते हैं, ठीक है, ताकि क्या है दूसरों की नजर में वो अच्छे बन पाए। तो ये जो स्टेज है गुड बॉय और गुड गर्ल ओरिएंटेशन, यहाँ पर बच्चों की मोरालिटी दूसरों के लाइक्स और डिसलाइक से प्रभावित होती है। मतलब कि जो दूसरे हैं वो किस चीज को अप्रूव कर रहे हैं, किस चीज को वो डिसअप्रूव कर रहे हैं, ये चीजें बच्चे की मोरालिटी को यहाँ पर इन्फ्लुएंस करती हैं। इस स्टेज के दौरान जो बच्चे होते हैं वो चाहते हैं कि दूसरे उनको प्रेज करें और इसी के साथ वो दूसरों के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स को डेवलप करना चाहते हैं।
तो आपको याद रखना है कि जो स्टेज 3 है गुड बॉय और गुड गर्ल ओरिएंटेशन, यहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो दूसरों के लिए अच्छा बनना चाहते हैं, ठीक है। वो कोई भी चीज़ सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि वो दूसरों की नज़र में अच्छे बन सके और लोग उनको प्रेज़ करें। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे स्टेज 4 की, जो है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। अब इसके नाम में ही लॉ एंड ऑर्डर है, तो ये जो स्टेज है, इस स्टेज के दौरान जो इंडिविजुअल है वो रूल्स को ओबे करते हैं, ठीक है। जो लॉज होती हैं, सोशल कन्वेंशंस होती हैं, वो उनको ओबे करते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो इस चीज़ को समझते हैं कि सोसाइटी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इन रूल्स को, इन सोशल कन्वेंशंस को फॉलो करना इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन है, यहाँ पर इंडिविजुअल सोसाइटी की फंक्शनिंग को मेंटेन करने के लिए वो रूल्स को एक्सेप्ट करते हैं और कन्वेंशंस को, लॉज को फॉलो करते हैं और उनको वो मानते हैं। तो यहाँ पर जो इंडिविजुअल होते हैं वो ये मानते हैं कि लॉज और ऑर्डर को फॉलो करना उनकी ड्यूटी है। नेक्स्ट हमारे पास है लेवल 3 पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। जो आपका पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है, इसमें आपके पास स्टेज 5 और स्टेज 6 आ जाते हैं। जो स्टेज 5 है वो है आपके पास सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन और स्टेज 6 है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। जो यह पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है, इस लेवल में जो इंडिविजुअल होते हैं वो मोरालिटी के एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स को, वैल्यूज को डेवलप कर पाते हैं। और यहाँ पर जो इंडिविजुअल की मोरालिटी होती है वो इंडिविजुअल के खुद के पर्सपेक्टिव से कंट्रोल होती है। मतलब कि इंडिविजुअल की क्या सोच है, ठीक है, उसकी क्या वैल्यूज है, क्या प्रिंसिपल है जिनको वो मानता है, ये सभी चीजें उस इंडिविजुअल की मोरालिटी को कंट्रोल करती हैं। और यहाँ पर जो इंडिविजुअल होते हैं वो अपने मॉरल प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, इवन चाहे वो सोसाइटी के व्यू से सही ना भी हो, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो इंडिविजुअल होते हैं वो अपने मॉरल प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है कि जो आपका पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है, यहाँ पर आपकी जो सेंस ऑफ मोरालिटी है, अब ये इंटरनली कंट्रोल होती है, ठीक है। पहले क्या है, ये एक्सटर्नली कंट्रोल हो रही थी, लेकिन अब क्या है, इस पर आपका इंटरनल कंट्रोल आ चुका है। इसी के साथ आपको ये भी याद रखना है कि जो आपका पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है, यहाँ तक बहुत ही कम इंडिविजुअल पहुंच पाते हैं। तो यहाँ पर पहले हम बात करेंगे स्टेज 5 की, जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। जो आपकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन है, यहाँ पर जो इंडिविजुअल होते हैं वो ये देखते हैं कि हर एक इंडिविजुअल के डिफरेंट ओपिनियन हैं, डिफरेंट राइट्स हैं, डिफरेंट वैल्यूज हैं। और आपको याद रखना है कि इस स्टेज के दौरान जो लॉज होती हैं, इन्हें सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स के रूप में देखा जाता है। अब यहाँ पर जो इंडिविजुअल होते हैं वो इस चीज को मानते हैं, समझते हैं कि सोसाइटी को चलाने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए जो रूल्स होते हैं वो जरूरी होते हैं, और इसी वजह से जो रूल्स होते हैं वो बनाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि जो सोसाइटी में लोग हैं वो लोग इन रूल से सहमत होने चाहिए। तो यदि कोई ऐसा रूल है जिससे कि सोसाइटी सहमत नहीं है, ठीक है, मतलब कि कोई ऐसा रूल है जो कि सोसाइटी की वेलफेयर में काम नहीं कर रहा है, तो उस रूल को चेंज किया जा सकता है, ठीक है, ताकि क्या है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो सके। तो आपको याद रखना है कि जो स्टेज 5 है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, यहाँ पर जो लॉज होते हैं, रूल्स होते हैं, इन्हें सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स के रूप में देखा जाता है। और यदि कोई रूल, कोई लॉ यदि सोसाइटी के हित में ना हो, ठीक है, तो उस रूल को बदला जा सकता है ताकि मेजॉरिटी को उससे फायदा हो। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे स्टेज 6 की, जो है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। जो आपका यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन है, ये आपका मोरालिटी का हाईएस्ट लेवल है, और यहाँ तक बहुत ही रेयर इंडिविजुअल पहुंच पाते हैं। इस स्टेज में जो इंडिविजुअल होते हैं वो अपने इंटरनलाइज प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। आपको याद रखना है कि जो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन है, यहाँ पर इंडिविजुअल की मॉरल रीजनिंग एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग पर बेस्ड होती है। हमने बात की कि इस स्टेज के दौरान जो इंडिविजुअल होते हैं वो अपने इंटरनलाइज प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। इस स्टेज के दौरान जो इंडिविजुअल होते हैं वो कुछ ऐसे प्रिंसिपल को, जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्ट किए जाते हैं, वो उनको फॉलो करते हैं, उनको एक्सेप्ट करते हैं। मतलब कि एक ऐसी स्टेज है जहां पर जो इंडिविजुअल होते हैं वो ना सिर्फ स्वयं के बारे में सोचते हैं, बल्कि वो दूसरों के बारे में भी सोचते हैं।
फॉर एग्जाम्पल जो फ्रीडम फाइटर हो गए वो आपके सभी इसी श्रेणी में आते हैं। जैसे कि आपके महात्मा गांधी हो गए, वो कुछ मॉरल प्रिंसिपल्स को, कुछ एथिकल प्रिंसिपल्स को एक्सेप्ट करते थे, उनको मानते थे, उनको फॉलो करते थे, जो कि उन्हें गाइड करते थे। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे क्रिटिसिज्म की। तो ये जो थ्योरी है, इसका क्रिटिसिज्म लॉरेंस कोहलबर्ग की स्टूडेंट कैरल गिलिगन के द्वारा किया गया है। जो कैरल गिलिगन है, इनका कहना था कि ये जो थ्योरी है ये काफी ज्यादा जेंडर बायस्ड है, क्योंकि जब इस थ्योरी में स्टडी हो रही थी, जब इस थ्योरी को डेवलप किया जा रहा था, तो स्टडी के दौरान सिर्फ मेल सैंपल को लिया गया था। मतलब कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने जितने भी सब्जेक्ट को स्टडी किया था वो सभी मेल थे, और किसी भी फीमेल सब्जेक्ट को स्टडी नहीं किया गया था। तो जो कैरल गिलिगन थी, इनका मानना था कि ये थ्योरी काफी ज्यादा जेंडर बायस्ड है। इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।